तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो हिंदी ऐच्छिक का आपका पेपर होने वाला है 2 मई 2022 को। तो इसका ये एक प्रैक्टिस पेपर है। इसका कोड आप देख सकते हैं। ये हिंदी ऐच्छिक का ये जो पेपर है आपका कोड है 002। ठीक है, जो आपका 2 मई, जी हाँ बच्चों, 2 मई 2022 को आपका पेपर होने वाला है। हिंदी ऐच्छिक विषय है आपका। ठीक है, इसका हम लोग बहुत सारा लगभग आप मान लीजिए 5 प्रैक्टिस पेपर करवा दिया है मैंने। ठीक है, लगभग क्या टोटल 5 प्रैक्टिस पेपर हिंदी ऐच्छिक की बात कर रहा हूँ, वो करवा दिया है। और ये जो प्रैक्टिस पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ ये प्रैक्टिस पेपर नंबर 6 है, यानी छठा पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, हिंदी ऐच्छिक का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके अंदर। ठीक है, ये पेपर है हमारा हिंदी ऐच्छिक, इंग्लिश में बोले तो हिंदी इलेक्टिव। कोड आप यहाँ पर देख ही सकते हैं 002 है। ये जो पेपर होगा आपका ये होगा 2 घंटे का। ठीक है, अधिकतम अंक जो है वो 40 है, यानी ये जो पेपर होगा आपका 40 नंबर का होने वाला है। आगे चलते हैं तो देखिए बोर्ड एग्जाम का जो आपका पेपर आएगा वो इसी तरह का आएगा। इस तरह से आपकी सीरीज लिखी हुई होगी। ठीक है, ये जो पेपर है ये सेट 3 है, तो इसी तरह से सेट आते हैं, सेट 1 2 3 4 आते हैं। तो उसमें से कोई आपका सेट होगा। ये जो पेपर मैं आप करवा रहा हूँ आपको ये सेट 3 है हमारा। ठीक है, इस तरह से कोड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। रोल नंबर इस तरह से लिखा हुआ होगा पेपर के अंदर और कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी हुई होंगी। ठीक है, नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए नोट करके लिखा हुआ है कि जांच लीजिए कि ये जो पेपर आपको मिला है इसमें मुद्रित पृष्ठ 13 है। मुद्रित पृष्ठ यानी कि यहाँ पर देखिए प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेंट जो है सो यानी 13 प्रिंटेड पेजेस। ठीक है, यानी प्रिंटेड पेजेस मतलब होता है कि टोटल आपका बेशक से 15 पेज या फिर 14 पेज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि जो प्रिंट पेज है यानी कि जिसपे इंक से छपा हुआ है क्वेश्चन या इंस्ट्रक्शन जो भी छपा हुआ है वो 13 पेज है। तो ये चीज आपको जांच लेना है। हो सकता है ये जो आपको पेपर मिले ये 14 पेज का भी मिले, लेकिन एक पेज जो हो सकता है वो खाली हो। क्या हो? खाली हो। ठीक है, और 13 पेज आपके प्रिंट हो। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जांच लीजिए कि 13 पेज आपका प्रिंट है। जो आपको बोर्ड का पेपर मिलेगा उसमें थोड़े बहुत बदलाव हो सकते हैं। ठीक है, वो 12 पेज का भी हो सकता है, 14 पेज का भी हो सकता है। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पर और भी कुछ बातें बताई गई हैं। उसके बाद बोला गया है कि जांच लीजिए कि ये जो पेपर मिला है इसके अंदर आपको 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 9 ही क्वेश्चन है कि नहीं। ठीक है, कुछ और बातें यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद बोला गया है कि जो आपका पेपर है वो साढ़े 10 बजे से शुरू है, तो 10:15 पे आपको पेपर दे देंगे, क्वेश्चन पेपर 15 मिनट का टाइम देंगे 10:30 तक का। इस टाइम पे आपको केवल पढ़ना है। ये जो टाइम अलाउ किया जाता है, स्टूडेंट्स विल रीड द क्वेश्चन पेपर ओनली, यानी कि आपको पढ़ने के लिए 15 मिनट का टाइम मिलता है बोर्ड की तरफ से। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से पेपर पढ़ने के लिए। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। हम लोग थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो सामान्य निर्देश को देख लेते हैं। तो वही बोला गया जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई है सामान्य निर्देश में बता रहा है कि इन इंस्ट्रक्शंस का आपको पालन करना है, निर्देशों का पालन करना है। इसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब कि आपको लिख करके उत्तर देना है। एमसीक्यू टाइप नहीं होने वाला है। इस पेपर में आपसे 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये जो पेपर है आपका 2 खंडों में विभाजित है, यानी कि 2 सेक्शन में बटा हुआ है ये। ठीक है, प्रश्न जो है ये आपका ये जो प्रश्न पत्र है इसके अंदर प्रश्नों में अतिरिक्त विकल्प भी दिए गए हैं। अतिरिक्त विकल्प यानी कि ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, अथवा वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। जो भी निर्देश होगा, इंस्ट्रक्शंस होगा, उसके आधार पे आपको आंसर देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं सेक्शन ए की तरफ, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं खंड ख और इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित यहाँ पर आपको 3 शीर्षक दिया गया है, उसमें से कोई एक शीर्षक आपको उठाना है और 150 शब्दों में क्या करना है, आपको रचनात्मक लेख लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 शीर्षक कौन कौन से। पहला है मेरे जीवन का लक्ष्य, दूसरा है जीवन में खेलों का महत्व, तीसरा है देश की प्रगति में महिलाओं का योगदान। ठीक है, तो मैंने आपके समझाने के लिए ये तीसरा यानी ग वाला जो है देश की प्रगति में महिलाओं का योगदान, ये वाला आपका शीर्षक लेकर के एक रचनात्मक लेख लिख करके दिखाया है। ये जो रचनात्मक लेख आता है ये आता है आपका 5 नंबर का, ये याद रखिएगा। तो देखिए देश की प्रगति में महिलाओं का योगदान में आप कैसे रचनात्मक लेख लिखेंगे कि आज वर्तमान समय में देश की प्रगति में महिलाओं का अहम योगदान देखने को मिलता है। ठीक है,
महिलाओं की भागीदारी सभी क्षेत्र में उल्लेखनीय रूप से पुरुषों के समान होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है कि महिला जो है एक ऐसी शक्ति मानी जाती है जो समय आने पर अपनी जो अपनों की रक्षा के लिए चंडी का रूप भी धारण कर लेती है, ठीक है। परिवार, देश, प्रदेश की प्रगति में हमेशा महिलाओं का अहम योगदान जो है वो देखने को मिलता है। अगर हम महिलाओं की बात कर ही रहे हैं तो देखिए महिलाएं जो है अंतरिक्ष तक जो है सो कि अपना परचम लहरा उठी है, या कह लीजिए लहरा आई है। जैसे कि कल्पना चावला आप मान सकते हैं। आज महिलाएं जो है पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही है और हर क्षेत्र में महिला जो है अपना अहम योगदान दे रही हैं, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो, या अन्य कई भी सारे क्षेत्र हैं। नारी को शक्ति का रूप भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपके लिए लिखा है, ठीक है। 150 शब्दों में आपको यहाँ पर रचनात्मक लेख लिखना है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपके लिए एक कह सकते हैं एग्जाम्पल के लिए लिख करके दिखा दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पत्र वाला आएगा आपका, ये भी 5 नंबर का आएगा। चाहे हिंदी इलेक्टिव का पेपर हो या हिंदी कोर का हो, दोनों में पत्र और ये जो है सो कि ये रचनात्मक लेख आएगा ही आएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर दिया है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि नगर निगम के सड़क निर्माण विभाग को पत्र लिखकर शिकायत कीजिए कि उनके कर्मचारी जो है महीने भर पहले आपकी कॉलोनी में जो है सड़क खोद कर चले गए हैं और अभी तक जो है सड़क बनाने के लिए कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। उनसे अनुरोध कीजिए कि इस समस्या का शीघ्र समाधान हो, यानी जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना है। इसी में आपको एक अथवा करके क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों की अपेक्षा की और ध्यान आकर्षित कराते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है, ठीक है। कि दिल्ली सरकार के जो शिक्षा विभाग है वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं सरकारी स्कूलों पे, तो उस पर ध्यान आकर्षित कराना है इस तरह से। तो आप यहाँ पर इस तरह से पत्र का स्टार्टिंग कर सकते हैं। सेवा में संपादक महोदय, दैनिक जागरण, कोई भी एक समाचार पत्र का नाम लिख दिए यहाँ पे, लिख दीजिएगा आप। जैसे कि मैंने दैनिक जागरण लिखा है, आप हिंदुस्तान टाइम्स लिख सकते हैं या नवभारत टाइम्स लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे नई दिल्ली 110063, ठीक है। तो ये मैंने अपने हिसाब से पिन कोड लगा दिया है। उसके बाद विषय लिखना होगा, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने इस पत्र से रिलेटेड, मैंने ये वाला पत्र लिया है बाय द वे। आप ये जो देख रहे हैं दिल्ली वाला, ठीक है, यहाँ पर जो दिल्ली के स्कूलों में खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है सरकारी स्कूलों में, उसके वाला वो वाला पत्र लिया है। विषय लिखा है मैंने कि दिल्ली जो है दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों की अपेक्षा के संबंध में यहाँ पर पत्र है मेरा ये, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया मान्यवर, मैं आपके लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से दिल्ली सरकार का ध्यान जो है शिक्षा विभाग की उपेक्षा वृत्त की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ ताकि स्थिति में सुधार लाया जा सके। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा लगभग 1000 स्कूल संचालित किए जाते हैं। इनमें शायद ही किसी स्कूल में पूरे अध्यापक हो, ठीक है, यानी पूरे टीचर अवेलेबल नहीं है। लगभग प्रत्येक स्कूल में 4-5 अध्यापकों की कमी बनी रहती है। इससे जो विद्यार्थी है उनकी पढ़ाई जो है वो बाधित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख देना है आपको। उसके बाद इसी तरह से आपको चीज़ें लिख देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को दिखाना है और उनको यहाँ पर बताना है कि अनिश्चितता की स्थिति में रहता है। इस स्थिति में तुरंत सुधार की आवश्यकता है। ये जो स्थिति है, ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे, इसमें तुरंत सुधार की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना पत्र खत्म कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो मतलब पत्र खत्म करना मतलब ये बीच का कंटेंट खत्म करना है। फिर उसके बाद नीचे लिख देना है सह धन्यवाद भवदीय, मैंने लिख दिया राहुल भोरिया, ठीक है, ये आपका नाम लिख देना है, समाज सेवक दिल्ली, और डेट लिख दिया 2 मई 2022, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो पत्र है पूरा कंप्लीट होता है। 5 नंबर का आपका ये पत्र आएगा, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, हम लोग आ गए तीसरे प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखने हैं आपको। पहला है हमारा तीसरे का क कि उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को किस क्रम में लिखा जाता है एवं फीचर की भाषा किस प्रकार की होती है, ठीक है। तो मैंने आपको कई बार बताया है उल्टा पिरामिड शैली जो होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को पहले, फिर उसके बाद कम इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद सबसे कम इंपॉर्टेंट न्यूज़ सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। फिर फीचर क्या होता है, देखिए फीचर की भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए। तो फीचर की भाषा में समाचारों की सपाट बयानी नहीं चलती है, ठीक है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि फीचर की भाषा और शैली को अलंकारिक और दुरूह बना दिया जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं,
अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन इसी में अथवा करके पूछा है आपसे कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाले का आंसर दे सकते हैं कि विशेष लेखन में बीट तथा डेस्क का अर्थ तथा महत्व जो है वो स्पष्ट करना है, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिए इस चीज को। उत्तर देखिए यहाँ पर, बीट जो है समाचार पत्रों तथा रेडियो टेलीविजन में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है। ठीक है, और उस डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है, जिनसे यह अपेक्षा की जाती है कि उन्हें अपने विषय की पूरी जानकारी हो। इन्हीं डेस्कों पर काम करने वाले जो संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी, जो उनका इंटरेस्ट है और उनका जो नॉलेज है उस पर ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कह देते हैं। यदि एक संवाददाता का बीट खेल है तो उसे उस क्षेत्र की सभी खेल संबंधी रिपोर्ट की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। मान लीजिए कि आप एक संवाददाता है, ठीक है, तो आपको खेल यानी स्पोर्ट्स के बारे में बहुत कुछ पता है, तो आपको पूरा जिम्मेदारी दे दिया जाएगा, ठीक है, उस क्षेत्र में। और जो काम के आधार पर जो संवाददाताओं को बांटा जाता है ना, तो मीडिया की भाषा में इसे ही बीट कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ख वाला क्वेश्चन कि बीट रिपोर्ट जो है, बीट रिपोर्टिंग और आपका विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर होता है। काफी बार मैंने इसको बता रखा है, लेकिन फिर से समझ लीजिए एक बारी। देखिए, बीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र की जानकारी होना पर्याप्त है। मैंने अभी आपको बताया, उसे सामान्य तौर पर खबरों की जो है खबरें ही लिखनी होती हैं। बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बीट हो जाता है आपका। उसके बाद आ जाएंगे नीचे, तो आपका आ जाएगा विशेषीकृत रिपोर्टिंग। ठीक है, विशेषीकृत रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता जो होता है उसको सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस क्षेत्र से जुड़ी सूचनाओं का बारीकी से विश्लेषण कर पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करना होता है। विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहते हैं। मतलब कि जो नॉर्मल खबरें होती है ना, उनसे आगे बढ़ के कोई और क्षेत्र में उनको चीजें बतानी पड़ती हैं, सूचनाओं का बारीकी से विश्लेषण करना पड़ता है और उसका अर्थ जो है, क्या मतलब है, वो स्पष्ट करना पड़ता है। तो ये विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले जो है रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहते हैं। तो ये आ जाता है विशेषीकृत रिपोर्टिंग। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं नीचे, अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है आपको कि कहानी में कथानक एवं द्वंद्व का क्या महत्व है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर समझिए बच्चों, कहानी में कथानक एवं द्वंद्व का क्या महत्व होता है। तो देखिए, ये मैंने पहले भी बता रखा है। कथानक, कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है, जिसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख होता है। इसी तरह से और चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने पहले भी जो प्रैक्टिस पेपर करवाए हैं उसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया है ये चीज। ठीक है, तो कथानक क्या होता है, आप यहाँ वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं, तो द्वंद्व क्या होता है यहाँ पर समझिए आप। कहानी में द्वंद्व के तत्व का होना आवश्यक है। द्वंद्व कथानक को आगे बढ़ाता है तथा कहानी में रोचकता बनाए रखता है। और भी बातें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, द्वंद्व के बारे में मैंने ये दोनों चीजें पहले भी एक्सप्लेन कर रखी है। वीडियो को पॉज करके अगर पढ़ना चाहते हैं आप तो पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लगभग 50 शब्दों में देने हैं आपको। ठीक है, तो चौथे का क है हमारा, खेल और स्वास्थ्य पर फीचर लिखना है आपको। ठीक है, खेल और स्वास्थ्य पर क्या करना है, फीचर लिखना है। तो खेलना एवं शारीरिक क्रियाकलाप जिससे हमारे शरीर के सभी अंगों का संचालन होता है, क्योंकि इससे हमारे शरीर में रक्त का जो है सो परिसंचरण भी सुधरता है। यानी कि जितना ज्यादा आदमी खेलेगा उतना ज्यादा सही रहता है, उसका जो स्वास्थ्य है वो सही रहता है। ठीक है, शारीरिक गतिविधियां करते रहना चाहिए, इससे आदमी पूरी तरह से एक लंबा जीवन भी जी सकता है। और भी बहुत सारी चीजें, फीचर मतलब अपने हिसाब से आपको थॉट लगा लगा करके लिख देना है। ठीक है, तो ये तो एक जस्ट एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपको थॉट के लिए यहाँ से कुछ हिंट लेना है तो आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला है अथवा में क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पत्रकार लेखन और सृजनात्मक लेखन में अंतर। ठीक है, तो इसमें क्या अंतर होता है, पत्रकारीय लेखन और सृजनात्मक लेखन में क्या अंतर होता है वो बताना है। तो पहले समझते हैं पत्रकारीय लेखन क्या होता है। तो देखिए, इस
संबंध समसामयिक और वास्तविक घटनाओं और मुद्दों से है। मतलब इसका संबंध जो है, इसका इस नहीं है, इसका संबंध जो है, यानी पत्रकारीय लेखन जो होता है ना, इसका सामाजिक जो घटनाएं घटती है ना और जो मुद्दे होते हैं, जो चीजें होती है, उनसे पत्रकारीय लेखन का संबंध है। ठीक है, यह अनिवार्य रूप से तात्कालिक और पाठकों की रुचियों और जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है। यानी कि ये तत्कालिक कह सकते हैं, तत्काल जो होता है ना, इमरजेंसी में जो पाठक होता है, पढ़ने वाला होता है, उसकी रुचि क्या है, इंटरेस्ट क्या है और क्या उसकी ज़रूरत है, इसको ध्यान में रख करके पत्रकारीय लेखन लिखा जाता है। और वहीं अगर हम बात करें सृजनात्मक लेखन की, देखिए इस लेखन में कल्पना को भी स्थान दिया जाता है। इसमें क्या है, जो लेखक की कल्पना है, जो उसके थॉट्स आ रहे हैं, उनको भी एक स्थान दिया जाता है। इस लेखन में लेखक पर बंधन नहीं होता, उसे काफ़ी छूट मिलती है। ठीक है, ये होता है हमारा सृजनात्मक लेखन। तो आई होप कि आपको पत्रकारीय लेखन और सृजनात्मक लेखन में अंतर क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला है ख कि फ्रीलांसर पत्रकार कौन होता है, वर्णन करना है आपको। तो उत्तर देखिए, मैंने कई बार आपको बताया वैसे तो इसका, लेकिन उत्तर समझ लीजिए एक बारी, इसकी परिभाषा समझ लीजिए। स्वतंत्र पत्रकार जो भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखे या काम करे, यानी कि ये स्वतंत्र पत्रकार होता है। फ्रीलांसर पत्रकार जो होता है, ये मतलब पैसा जो इसको ज्यादा देगा ना, या जो जहाँ इसको कंफर्टेबल लगेगा, भाई ये मेरे को 10,000 दे रहा है न्यूज लिखने के लिए और अगला इसको मान लीजिए 15,000 दे रहा है, तो ये 15,000 वाले के पास चला जाएगा। मतलब इसका कुछ फिक्स नहीं रहता है, जहाँ इसको सही लगता है फ्रीलांसर को वहां चला जाता है और अपने पैसे को देखता है कि भाई मैं कहाँ काम करूंगा, मेरे को पैसा कहाँ ज्यादा मिल रहा है, और जो इसका आराम होता है यानी कंफर्टनेस होता है उसको देखता है ये कि भाई मुझे आराम कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फ्रीलांसर पत्रकार कहलाते हैं। उसके बाद और बातें बता रखा है कि फ्रीलांसर पत्रकार को कौन से प्रोजेक्ट पर काम करना है और किन क्लाइंट्स के साथ काम करना है चाहिए, यह चुनने की आज़ादी उसे मिलती है। मैंने आपको बताया ना, क्योंकि वह किसी ऑफिस में बैठकर फिक्स टाइम और फिक्स सैलरी पर काम नहीं करता है। किसी ऑफिस में बैठ करके वो कोई एक फिक्स टाइम नहीं है कि इतने टाइम तक काम करेगा, या कोई फिक्स सैलरी भी नहीं होती है उसकी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो फ्रीलांसर पत्रकार होता है बिल्कुल फ्री होता है। उसके बाद आगे बात करें हम लोग, तो कार्य में लचीलापन। अगर हम लोग फ्रीलांसर की बात कर रहे हैं, तो फ्रीलांसर के रूप में काम करने वाला जो होता है एक पत्रकार, किसी भी समय और कहीं पर भी बैठकर अपना काम जो है पूरा कर सकता है, चाहे वो घर पर ही बैठ के अपना काम पूरा करे। इस तरह एक फ्रीलांसर पत्रकार अपनी मर्जी से किसी भी समय काम पूरा करके अपना मतलब सबमिट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, इसी में अथवा में एक क्वेश्चन पूछा है आपसे कि एक अच्छे फीचर के क्या-क्या गुण होने चाहिए। तो उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं कि ज्ञानवर्धक होना चाहिए फीचर, कल्पना का समावेश भी आवश्यक है उस फीचर के अंदर। ठीक है, फीचर को पढ़ने की रुचि उत्पन्न हो, अगर हम लोग फीचर पढ़ रहे हैं तो मनोरंजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सरल सुबोध भाषा होनी चाहिए, टफ लैंग्वेज नहीं होना चाहिए फीचर का। संवेदनशीलता भी जरूरी है, थोड़ा संवेदनशील भी हो तो जरूरी है ये चीज। तो ये चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए खंड ख में, जिसमें आपसे पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो खंड ख का पहला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर 50 से 60 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंक्तियों में किन्हीं निम्नलिखित पंक्तियां जो है उनमें निहित काव्य सौंदर्य आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये पंक्तियां हैं कि रक्त ढरा मांसू समेटहु पंख। इस तरह से ये पंक्तियां हैं। तो इसका जो काव्य सौंदर्य है वो आपको बताना है। तो पहले इसका भाव सौंदर्य समझिए। कवि ने नागमती जो है उसकी विरह वेदना का मार्मिक चित्रण किया है। विरह में उसका सारा रक्त आंसू बनकर बह रहा है, यानी कि जो दूर रहकर जो दूरी महसूस कर रही है ना, उससे क्या हो रहा है कि उसका जितना भी खून है वो आंसू बन करके बह रहा है। सारा मांस गल कर गिर गया है। ठीक है, गिर रहा है, सॉरी, सारा जो मांस है वो गल करके गिर रहा है और हड्डियां सूख कर शंख के समान हो गई है। हड्डियां जो है उनकी, वो सूख कर एकदम शंख के समान हो गई है, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त होने वाली है। वह सारस पक्षी के समान मरने से पहले बस एक बार अपने पति से मिलना चाहती है कि उसका पति सारस बनकर आए और उसे संभाल ले। मतलब वो मरने से पहले अपने पति से मिलना चाहती है, ये लास्ट विश है उसकी।
इसके अंदर जो रस है वो वियोग रस है और गुण जो है वो माधुर्य है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद शिल्प सौंदर्य भी समझ लीजिए। इसका जो है शिल्प सौंदर्य जो है, इसमें भाषा जो है वो ठेठ अवधि है, शैली जो है ऊहात्मक है। ठीक है, रस जो है वियोग और श्रृंगार रस है, छंद जो है दोहा चौपाई और विभत्स है, अलंकार जो है अतिशयोक्ति अलंकार है, छंद कविता जो है वो तुकांत है। ठीक है, गुण जो है माधुर्य है। इस तरह से आप शिल्प सौंदर्य भी इसका लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ख, आशय स्पष्ट करना है। आशय क्या स्पष्ट करना है कि स्नेह प्रीत अनुराग बखानी बखानी तिल तिल नूतन होए से कवि का क्या आशय है। ठीक है, उत्तर है कि कवि का आशय यह है कि प्रेम स्थिर नहीं है भाई, और यह अनुभव की चीज है। जो प्रेम है वो कोई मतलब स्थिर नहीं है, ये एक फीलिंग वाली चीज है, वर्णन की नहीं। प्रेम में पति पल नवीनता आती रहती है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो प्रेम है उसमें पल पल नवीनता आती रहती है, अर्थात प्रेम जो है पति पल और मजबूत भी होता रहता है और नया भी होता रहता है। अंततः इसका वर्णन जैसे कि संभव नहीं है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो पूरी तरह से संभव नहीं है। इसे तो केवल महसूस किया जा सकता है। जो प्यार है, लव है, उसको केवल महसूस ही किया जा सकता है। उसका है आगे है अगला क्वेश्चन कि पद जो है आपका उसका प्रतिपाद्य स्पष्ट करना है। ठीक है, तो इसका उत्तर समझिए। ये जो पार्ट है ना, इसमें राधा की विरह वेदना और प्रेम के अनिवर्चनीय रूप का वर्णन है। कृष्णा राधा को छोड़कर मथुरा में जा बसे और एक बार भी उनसे मिलने गोकुल नहीं आए हैं। राधा उनके वियोग में व्याकुल है, उनसे अब कृष्ण के बिना रहा नहीं जाता है। उनकी विरह व्यथा का अलग अलग पद के द्वारा वर्णन किया गया है। प्रेम के अनुभव को प्रति पल नवीन होने वाली अनुभूति बताया गया है। ठीक है, तो इस तरह से पद का प्रतिपाद्य जो है वो स्पष्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हम लोग आ गए छठे प्रश्न में। छठे प्रश्न में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 30 से आपको 40 शब्दों में देना है। तो पहला है आपका यहाँ पर क में पूछा है कि कवि नयन न तिरपित भेल के माध्यम से विरहनी नायिका की किस मनोदशा को व्यक्त करना चाहता है। ठीक है, तो इसमें आपको जो विरहनी नायिका है उसको कौन सी कह सकते हैं मनोदशा है उसको व्यक्त करना चाहता है कवि। तो देखिए कवि जो है ना ये बताना चाहता है कि सच्चा प्रेम जो होता है ना उसमें व्यक्ति कभी भी तृप्त नहीं होता है। ठीक है, नायिका भी जन्म जन्मांतर से नायक के साथ है, फिर भी वह उससे एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होना चाहती है। ठीक है, यही प्रेम का आदर्श रूप भी है। प्रेम हमेशा नवीन रहता है, मतलब प्रेम जो है, प्यार जो है हमेशा नया रहता है, उससे तृप्त होना संभव नहीं है। यही नायिका की भी मनोदशा है। ये जो है यही जो नायिका है यानी हीरोइन है उसकी भी मन की दशा है। अगला इसी में छठे में ख कि मैं जानूं निज नाथ स्वभाव में राम के चरित्र की किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए। मैं जानूं निजनाथ स्वभाव के माध्यम से भरत ने कहा है कि वे अपने स्वामी अर्थात भाई राम का स्वभाव अच्छी तरह जानते हैं। वे बेहद कोमल स्नेह व सरल हृदय वाले हैं, मतलब बहुत अच्छे आदमी है राम जी। अपराधियों पर भी वो क्रोध नहीं करते हैं। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा है, यानी जो भरत जी है उनके ऊपर तो राम जी की विशेष कृपा है। उन्होंने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया। वे स्वयं कष्ट सह लेते हैं परंतु जो है उन्होंने कभी दूसरों को कष्ट नहीं दिया है। राम जी ने किसी दूसरे आदमी को कभी कष्ट नहीं दिया। वे खेल में भी कभी अप्रसन्नता नहीं होते हैं, मतलब अप्रसन्न नहीं होते हैं खेल खेल में भी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं कि मैं जानूं निजनाथ स्वभाव में राम का क्या चरित्र था, तो इस तरह से राम का चरित्र था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा सातवां क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में देने हैं आपको। तो सातवें का क है कि आधुनिक भारत के नए शरणार्थी जो है किन्हें कहा गया है। ठीक है, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी के लिए कहा गया है। ये के लिए कहा गया है लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आधुनिक भारत के नए शरणार्थी, ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका किन्हें। ठीक है, किन्हें सॉरी, आधुनिक जो भारत है हमारा उसके नए शरणार्थी जो है वो किन्हें कहा गया है। तो ध्यान से समझिए कि आधुनिक भारत के जो नए शरणार्थी है वो किन्हें कहा गया है।
ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ईजी है, मैंने आपको कई बार बता रखा है। देखिए, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी उनको कहा गया है जिन लोगों को औद्योगिकीकरण की आंधी ने अपने घर जमीन से हमेशा के लिए अलग कर दिया, वही लोग जो है जो आधुनिक भारत है उसके नए शरणार्थी कहलाए हैं। यानी कहने का मतलब ये है, बाढ़ या भूकंप के कारण जब लोग अपने घर को छोड़कर कुछ समय के लिए बाहर जाते हैं ना, सुरक्षित स्थान के लिए, तो वो दोबारा वहां से सामान्य स्थिति होने पर वापस लौट आते हैं और उन्हें प्रकृति के कारण जो है विस्थापन कहा जाता है। ये थोड़ा और बढ़ाने के लिए आप लिख सकते हैं। लेकिन जब क्या होता है ना, औद्योगिकीकरण होता है, फैक्ट्री वगैरह लगाई जाती है, तो एक बार उनका जमीन वमीन छीन लेता है ना, तो उसके बाद वो कभी दोबारा घर वापस नहीं आ पाते। तो वही लोग हो जाते हैं आधुनिक भारत के नए शरणार्थी। मैं इसको और अच्छे से समझाऊं तो आप इस तरह से मान सकते हैं कि एक गाँव है जहाँ के लोगों को वहां से हटाया गया और वहां की जमीन पर फैक्ट्री लगाया गया। ठीक है, फैक्ट्री लगने पे क्या है, वो आदमी लोग परमानेंटली वहां से चले गए, तो वो आधुनिक भारत के नए शरणार्थी बन गए। लेकिन अगर प्रकृति के कारण उनको वहां से हटना पड़ता तो वो वापस आ जाते वहां पर। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आई होप के क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, ख है 7वें का कि अघन मास की विशेषता बताते हुए विरहानी नागमती जो है उसकी व्यथा कथा का आपको अपने शब्दों में चित्रण करना है। ठीक है, तो समझिए अघन मास की विशेषता। देखिए, अघन अघन महीना नवंबर का महीना होता है। ठीक है, तो नवंबर का जो महीना होता है उसमें दिन छोटे होते हैं, रात लंबी हो जाती है, क्योंकि ठंडी का महीना होता है, मौसम ठंडा हो जाता है, नागमती को दिन भी रात के समान लगने लगी, और क्योंकि सर्दी की लंबी रातें और दिन अकेले बिताना कठिन हो गया था, ठंड से वह कांपती रहती थी और सर्दी के वस्त्र भी नहीं बनवाती है, क्योंकि उसका साज श्रृंगार देखने वाला प्रियतम तो उससे दूर चला गया है। यानी कि उसका जो प्रेम करने वाला प्रियतम है वो उससे कहाँ चला गया है, दूर चला गया है। शीत आग बनकर उसे जलाता है, यानी कि जो ठंडी है ना वो आग बन करके उसको जलाता है। उसे लगता है कि पति के वियोग में उसका यौवन और जीवन इसी प्रकार से विरह रूप अग्नि में जलकर राख हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो पति से इतना दूर है कि ऐसे ही उसका शरीर जो है जल करके वो राख हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला है यहाँ पर, माघ महीने में विरहंगिनी को क्या अनुभव होता है, ये 12 मासा के आधार पर आपको बताना है। ठीक है, तो यही वही बातें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सॉरी वही बातें नहीं है, थोड़ा अलग बात है, ये माघ महीने की बात कर रहे हैं, मुझे लगा अगहन की बात कर। ठीक है, तो देखिए अगहन हो गया, अगहन के बाद आता है पूस माघ फागुन, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर माघ महीने की बात कर रहा है, तो देखिए माघ जो महीना होता है ना उसमें बहुत भयंकर सर्दी पड़ने लगती है। प्रियतम के वियोग में विरहनी नायिका जो है उसके दिन काटे नहीं कटते हैं अब। ठीक है, माघ की वर्षा जो है वर्षा के समान उसकी आंखों से निरंतर विरह के आंसू जो है वो बहते रहते हैं। इन आंसुओं से जो है सो कि भीगे वस्त्र उसके शरीर को बाण के समान चुभते रहते हैं। उसके बाद समझिए बच्चों, देखिए माघ महीने में बता रहा है कि माघ महीना जो होता है ना वो बहुत ठंडी का महीना होता है, जैसे दिसंबर जनवरी का महीना नहीं होता है उस तरह से। अब इसमें क्या होता है ना कि मतलब वो जो वीरांगिनी है ना, या नायिका कह लीजिए विरहनी, उसके दिन अब काटे नहीं कटते हैं। माघ महीने में वर्षा के समान जो है सो कि उसकी आंखों से निरंतर विरह के आंसू बहते रहते हैं, मतलब दुख के आंसू बहते रहते हैं। ठीक है, इन आंसुओं से भीगे वस्त्र उसके शरीर को बाण के समान चुभते हैं। यानी ये जो आंसू है ना इससे उसका जो कपड़ा उपड़ा भीग जाता है ना, तो ये बाण के समान, जैसे कि कोई तीर नहीं चला देता है वैसे उसको चुभता है। माघ की तेज हवा और ओलों की वर्षा उसके जीवन को और भी अधिक कष्टप्रद बना देती है, लेकिन प्रियतम के वियोग में उसका जीवन रसहीन हो गया है, वह दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। इस तरह से चीजें लिखी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों, 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वें प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 30 से 40 शब्दों में आपको लिखना है। तो 8वें का क देखिए बोल रहा है कि संभव की मन स्थिति जो थी वो लड़की से मिलने के पश्चात, जो पारो से मिला था उसके पश्चात वो क्या थी वो आपको वर्णन करना है। तो ध्यान से समझिए, जो संभव नाम का लड़का था, दूसरा देवदास में आपने पढ़ा होगा, उसकी मन की स्थिति क्या थी पारो से मिलने के बाद। ठीक है, तो देखिए संभव की मन स्थिति लड़की से मिलने के पश्चात उस छोटी सी मुलाकात से जो है सो कि क्या हुआ, संभव के मन में कल्पना और सपनों के पंख लग गए।
ठीक है, मतलब उन्होंने पंख पंख लगा दिए एक तरह से उसके मन में। उसके अंदर पुनः मिलने की बेचैनी पैदा हो गई कि मेरे को दोबारा मिलना है पारो से, इस तरह से हो गई कि भाई अब तो प्यार का मतलब उसके मन में एक तरह से ना, एक तरह से अट्रैक्शन हो गया था, लव हो गया था उससे, लव एट फर्स्ट साइट होता है ना, उस टाइप से। यह एक ऐसी निराली अनुभूति थी जो बेचैनी के साथ सुख भी प्रदान कर रही थी। ठीक है, वह मन ही मन उसके रूप को याद कर उससे बातचीत के बारे में सोचने लगा। ठीक है, ऐसा आकर्षण उससे प्रथम बार महसूस हो रहा था, मतलब ऐसा अट्रैक्शन उसको पहली बार जो है फील हो रहा था। लड़की का आंख जो है मूंद कर अर्चना करना, माथा पर भीगे बालों की लट, कुर्ते को छूता। ठीक है, तो ये सब मतलब कुछ बातें बता रहा है। गुलाबी आंचल और उसका सौभ्य स्वर संभव सारी रात इन्हीं ख्यालों में खोया रहा, मतलब उसके बारे में काफी कुछ याद करता रहा। और यकायक जैसे कि उसे बिंदिया और श्रृंगार के अन्य साधन जो है भाने लगे, और मांग में तो तारे भरने जैसे गीत अच्छे लगने लगे। ठीक है, तो ये बातें बताया है कि संभव जब मिला था लड़की से तो उसके बाद उसकी मन की स्थिति क्या थी। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 8वें का क था हमारा। अब हम लोग देखते हैं 8वें का ख कि औद्योगिकीकरण ने पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया है। जहां कोई वापसी नहीं, पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये कि आज क्या हो रहा है, औद्योगिकीकरण ने पूरी तरह से प्रभावित किया पर्यावरण को। इस पाठ के आधार पर लेखक ने बहुत मतलब तरह तरह से चीजों का एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। औद्योगिकीकरण के कारण क्या हो रहा है, जमीनें अधिग्रहण किया जा रहा है, मतलब कब्जा किया जा रहा है जमीनों पे, और लोगों को उजाड़ा जा रहा है वहां से। ठीक है, जो परिवेश है उनको नष्ट किया जा रहा है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है। इससे क्या हो रहा है, औद्योगिक जो फैक्ट्री स्थापित होने के कारण क्या हो रहा है, उससे निकलने वाला कचरा और जो पदार्थ है, अन्य पदार्थ, उसके कारण पर्यावरण भी दूषित होता जा रहा है और इससे और भी ज्यादा खतरा उत्पन्न होता जा रहा है। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिख देना था। आगे चलते हैं 9वें प्रश्न में। 9वें प्रश्न में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखने हैं आपको। 9वें का क है कि लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बत्तख से की थी। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। लेखक विश्वनाथ ने अपनी माँ और बत्तख को ममता के आधार पर समान माना था, कि जैसे बत्तख अपने अंडों को बचाने के लिए मतलब काफी मशक्कत करती है और अपने बच्चों के लिए जो भी खतरा आने वाला होता है उनको पहले से भांप जाती है, कोमलता से सतर्कता से कार्य करती है अपने बच्चों के लिए। उसी प्रकार जो माँ होती है अपने बच्चे की देखभाल करती है। बत्तख के समान ही वो माँ अपने आंचल में छुपा करके रखती है, हर प्रकार के खतरे से अपने बच्चों को बचाती है। और माँ को बहुत लगाव होता है अपने बच्चों से, इसीलिए दोनों की तुलना लेखक विश्वनाथ ने की थी। तो इसी तरह से आप यहाँ पर लिखा हुआ भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ख कि गांव में लोग प्रकृति के बहुत निकट है। ठीक है, कथन को पूरा करे विश्वकुहर की माटी पाठ के आधार पर। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी आपका। देखिए, गांव जो है उसमें लोग प्रकृति के बहुत निकट है। लेखक के अनुसार जो है सो कि फूल केवल गंध ही के नहीं देते, दवा भी करते हैं। ठीक है, मतलब फूल जो है केवल गंध नहीं देते, दवा भी करते हैं। सुगंध नहीं देते, केवल दवा भी करते हैं, क्योंकि गांव में कई रोगों का इलाज फूलों द्वारा किया जाता है। फूलों की गंध से सांप, महामारी, देवी चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा जाता है। गुड़हल के फूल को देवी का फूल मानते हैं। बेर के फूल सूंघने से बर्रे ततैया का डंक जो है सो कि झड़ता है। आम के फूल कई रोगों के उपचार में काम आते हैं। नीम के पत्ते और फूल चेचक में जो है सो कि बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताओं का आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझिए इसका उत्तर कि लेखक की प्रकृति क्या थी, नारी के संबंध में और सौंदर्य यानी सुंदरता के संबंध में। तो इनकी जो मान्यताएं हैं उनका आपको वर्णन करना है। तो पहला उत्तर का पहला पॉइंट देखिए कि लेखक की प्रकृति। लेखक का प्रकृति से गहरा लगाव था। उसे प्रकृति के कई दृश्य जो है अनुपम एवं हृदय गाही लगते थे। ठीक है, मतलब दिल से जुड़े हुए लगते थे। ठीक है, और प्रकृति उसके लिए सौंदर्य का पर्याय था, यानी सुंदरता का एक तरह से रूप था। दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं लेखक की दृष्टि में नारी क्या थी। लेखक ने अपने गांव में एक रूपवती
नारी देखी जिसकी सुंदरता लेखक के हृदय में बस गई थी। एक लड़की देखी, एक नारी देखी, ठीक है, जिसकी सुंदरता उसके दिल में बस गई थी। वह भी लेखक को सौंदर्य की प्रतिमूर्ति लगी। मतलब लेखक ने जब उस लड़की को, उस नारी को देखा, लड़की तो अलग बात है, नारी को देखा, ठीक है, तो उसको एक मतलब सुंदरी टाइप का एक प्रतिमूर्ति होता है ना, उस तरह से लगा। उसी प्रकार से बताया गया है कि प्रकृति और नारी में समानता क्या है कि सौंदर्य की समानता होने के कारण, यानी दोनों ही सुंदर है, प्रकृति भी और नारी भी होने के कारण लेखक को लगा जैसे प्रकृति नारी का सजीव रूप लेकर के उसके समक्ष आ गई। यानी कि जो प्रकृति है ना, वो नारी का जीवित रूप लेकर के जिंदा तौर पर उसके सामने आ गई है, प्रकट हो गई है। और प्रकृति के समस्त दृश्यों में जूही की लता, चांदनी की छटा, फूलों की खुशबू आदि में उसे नारी के सौंदर्य का आभास होता है। ठीक है, था सौंदर्य के समान जो है धर्म होने के कारण लेखक को प्रकृति और नारी एकाकार होते हुए दिखे। तो इस तरह से इसका आंसर आपको लिखना है। तो बस बच्चों यही था आपका ये पेपर। आई होप कि आपको ये पेपर समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। ठीक है, मैंने आपका कई सारा प्रैक्टिस पेपर करवा दिया है बच्चों। आपने अगर नहीं देखा है तो जरूर जाकर के देखिए उन प्रैक्टिस पेपर्स को। ठीक है, चैनल पे सारे के सारे पेपर जो है लाइव है, आपके सारी वीडियोस जाकर के आप देख सकते हैं, इजीली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और ये हमारा ये पेपर जो है हिंदी ऐच्छिक का, ये भी आज कंप्लीट हो गया। पेपर नंबर 6 आज कंप्लीट हो गया हमारा हिंदी ऐच्छिक का। कोर वाले बच्चों के लिए भी एक बना रखा है और एक पेपर और मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, तो वो भी आप देखना चाहें कोर वाले बच्चे तो देखिएगा। ठीक है, तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो हिंदी आपका जो ऐच्छिक के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। जितना ज़्यादा लाइक करेंगे आप इस वीडियो को, उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, जो 2 मई को आपका पेपर होने वाला है, 2 मई 2022 को, उसके लिए पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस पेपर को जिन बच्चों ने भी पूरा देख लिया है, मान के चलिए आपको अच्छे नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ बच्चों, जो अच्छे नंबर है वो मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। बगल में बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।